बीपीएससी भर्ती, ये शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से जो है अच्छे से आप देख लीजिए। रुक्मिणी किरण दोनों का पब्लिकेट 3 सेट है वहाँ पे, तीनों का सेट आप प्रतिदिन देखिए और अधिक से अधिक किताब पढ़िए, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो मेरे साथियों तो चलते हैं मॉडल सेट नंबर 11 पे और भाग 2 से चलेंगे। यहाँ पर भाग 1 है आर्ता है, आप इसको खुद बना लीजिएगा। और चलते हैं भाग 2 पे। भाग 2 पे जो है उसमें 40 अंक का सामान्य अध्ययन है। भाग 2 में 40 अंक का सामान्य अध्ययन है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 31 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पहला क्वेश्चन है, कहता है एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी? शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25%। ऑप्शन नंबर 1 0.25% की कमी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 10 सेबों के नमूने में एक सेब की औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार ज्ञात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। लेकिन इसका कहता है सही औसत भार, सेब का जो है सही औसत भार क्या होगा? तो इसका सही औसत भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 124 ग्राम। ठीक है, 124 ग्राम हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि शारीरिक शिक्षा एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों के कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट हैं जो क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 30 घंटे में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 448। ऑप्शन नंबर 1 448। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट ऑप्शन। लेकिन यह जो है कहता है एक वस्तु क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये हो जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैथ का बस 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन और हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 2 बक्सों ए और बी किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्सों में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 17 नग प्रति पैकेट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि यदि राशि ए बिना किसी दोहराव के 4 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई न कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, और राशि बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई न कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीके की संख्या है, तो राशियां ए और बी के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से, मतलब इसका राइट आंसर जो है राशियां ए और बी दोनों समान है। राशियां ए और बी दोनों समान है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राशियां ए और बी दोनों समान है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, क्वेश्चन 41 कि उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह के नाम से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, 42 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये रहे थे 1950 से 1952, 1950 से 1952, 1946 से 1949 भारतीय संविधान की अध्यक्षता एवं संविधान को आकार देने में मदद की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 कहता है टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। टकला मकान यह है चीन देश में स्थित है। टकला मकान याद रखिएगा, टकला मकान चीन देश में स्थित है, मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लॉस बनोस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो वह जो किए थे जोहान्स केपलर ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। एशियाई शेरों का आवास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर। और कहता है एशियाई शेरों का आवास हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की स्थापना किए थे, ठीक। इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखे थे। तो 4 जून 1903 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने एवं उस देश में भारतीयों के लिए नागरिक अधिकांश की मांग के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे। कब किए थे, 4 जून 1903 ईस्वी को। यहाँ पर लिख देते हैं 4 जून 1903 ईस्वी को, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्र जो समाचार पत्र की जो शुरू किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट पर जो है तूतीकोरिन पारादीप है, और ये कांदला जो है ये कांदला नहीं है। तो कांदला कहाँ है, गुजरात में है। कांदला गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। वो किस लिए दी गई थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती जो किए थे उसमें दिया गया था। और काकोरी कांड कब हुए थे,
तो जिस काकोरी कांड जो हुए थे वो थे 1925 ईस्वी में। कब हुए थे? 1925 ईस्वी में। और इसको फांसी कब दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को उनको फांसी दिए गए थे। और जो काकोरी कांड जो हुए थे 1925 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। आज क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जा सकता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उज्ज्वल भविष्य योजना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, उज्ज्वल भविष्य योजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो किसका जो सो संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यू डील। ऑप्शन नंबर 1 न्यू डील। और जो है सो महामंदी एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो 1929 से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक चली थी। ठीक है। और 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक नई सरकार ने न्यू डील पेश की थी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका द्वीप के दक्षिणी किनारों के साथ दक्षिण चिली के पास स्थित है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो मेरे साथी बताइएगा। यह राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील कॉफ़ी सबसे उत्पादक करते हैं और यह 71% कॉफ़ी जो है उत्पादन करते हैं, टोटल 71%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, बल्कि सरोजिनी नायडू नहीं होंगे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 1। और ये 1927 में जो है सो अध्यक्षता की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है यह प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत, रेडियोधर्मिता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि होमो एस्पियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? ये जो दिया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे साथ इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सी लिनियस जो है ज्ञानी मानव बुद्धि, प्रबुद्ध बुद्धि, अत्यधिक बुद्धिमान प्रमुख एक प्रजाति है जिसमें सभी जीवित इंसान शामिल है, जिसमें होमो एस्पियंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते इसका तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी लिनियस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी जो इंटरपोल के पूर्ववर्ती थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर। लेकिन यह किसके पूर्ववर्ती थी? ये थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है। इसको राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में
निर्णायक सिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर 1 जॉन डाल्टन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, क्वेश्चन 60 कहता है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक में लिखी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, लंदन से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान लिखी थी हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक संतोषजनक न होने पर गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनों उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगारी मथाई, ऑप्शन नंबर 3 बंगारी मथाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया, किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास, चित्तरंजन दास के साथ किए थे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मापने का पैमाना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा pH पैमाना, ऑप्शन नंबर 1 pH पैमाना। आगे है, तेंदु अमलतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 2 शुष्क पर्णपाती वन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका ताजमहल हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान तो किसके हैं? ये हो जाएगा कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक का हो जाएगा, जो दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है क्यूक लाइम, ऑप्शन नंबर 1 क्यूक लाइम। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? कौन सा सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो ये आयुष जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन 70 कहता है कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्षय हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 है पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न। अब यहाँ पे चलेंगे हम सामाजिक विज्ञान की ओर देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में जो है कुल 80 प्रश्न है मेरे साथियों, और लास्ट तक आप बने रहिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, तब जाके आपको लगेगा कि हम इतना क्वेश्चन बना पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने यह विचार दिया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलालुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 जलालुद्दीन तुगलक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो ये पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, पौधे और खनिज से। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 3 जॉन लॉरेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या नहीं था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या नहीं था? प्रांतीय चुनाव में भाग लेने के लिए परिषदों के भीतर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, 1919 के अधिनियम को सफल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी का उद्देश्य जो था 1919 के अधिनियम को सफल बनाने के लिए, ये नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है 1857 अंग्रेजों के विरोध संग्राम का प्रचार किसने किया? अंग्रेजों के विरोध संग्राम का प्रचार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? इसका अध्यक्ष बने थे सरदार पटेल बने थे, सॉरी राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया को पराजित किया था, किंतु गांधी जी को विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब उसे उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर ले लिया था। पट्टा का जो अर्थ होता है मेरे साथियों ठीका होता है, जिससे हम लोग देहाती भाषा में 5 कट्ठा 10 कट्ठा ठीका पर लगा दिए, उसको अन उपजे या न उपजे वो हमें पैसा देगा 6 महीना में या साल भर, जो जैसा बात किया हो रहता था उसी प्रकार पट्टे को वही चीज़ कहा जाता है। मतलब पट्टा ठीका या पट्टा एक ही शब्द हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रांसिस डे। ठीक है, 1639 फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से महाराज मद्रास पट्टे पर ले लिया, राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। इन्हीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट जेम्स जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट जेम्स जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक जगहों के संपादित करने के लिए सिद्ध होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 प्रवरसेन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और संधि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर 2 इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गांधी इरविन समझौता 1931 से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कमीशन का गठन किया गया, ये राइट इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? तो वो लक्ष्य था कि प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारी के विरोध आंदोलन करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर जो होगा मिला देते हैं। एक आता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी कहता है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए और बी दोनों सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि मद्रास में 1888 ईस्वी में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी टी माधव राव, ऑप्शन नंबर 1 टी माधव राव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। कौन था भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल? वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 3 सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जिसे जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास। ऑप्शन नंबर 3 बिशन दास। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पर सुनिए कि राजेंद्र प्रसाद जो पेशे से एक वकील था, पेशे से वकील थे, उन्होंने गांधी जी की समर्पण भावना, साहस और दृढ़ धारण से प्रभावित होकर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु न्यायालय की अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ी। इनमें से CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय शामिल थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 कहता है कि किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये परमार, पल्लव। आगे चलते हैं गुप्त, उपयुक्त एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 गुप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार किसे मानते थे? वो मानते थे चेतन महाप्रभु को। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी। किस वर्ष स्वीकार की थी? तो ये किए थे 1765 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम सिराजुद्दौला और आलम शाह द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजी सेना ने पराजित किया था। इस युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि और प्रथम संगीत किए थे। 12 अगस्त 1765 को इस संधि के तहत मुगल शासक आलम ने अंग्रेजों को बंगाल विभाजन उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। ये कब सौंपी थी? तो 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन थे। पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो ये हो जाएगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया गया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है मेरे साथी बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपनी प्रवचन दिया था। महावीर जैन ने किस भाषा में अपनी प्रवचन दिया था? वो दिए थे अर्थमगही यानी कि प्राकृतिक भाषा, ठीक है। प्राकृतिक भाषा या अर्थमगही कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। इसका कौन सा सेना था? तो था इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 कहता है कि बसिन की संधि किस किस बीच हुई थी। बसिन की संधि किस किस बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणा पथ के शासकों के लिए थी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनका हार स्वीकार किए उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, मद्रास, कलकत्ता। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का आता है कि महलबारी और एतबारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कहता है कि महलबारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतबारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ऑप्शन बी कहता है कि महलबारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतबारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर जो 99 कहता है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दुर्ग पर विजय। पुरंदर दुर्ग पर विजय ये 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सूरत की पहली फैक्ट्री, सूरत की पहली लूट मार, ये हो जाएगा बी। ठीक है, सूरत के बी। और ये राज्याभिषेक हो जाएगा 3 नंबर में, और कर्नाटक पर आक्रमण ये हो जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? किस आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाषाई के आधार पर किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई के आधार पर किया गया था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का मुख्य रूप से भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक बड़ा सुधार था, जो उन्होंने भाषाई क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित करता था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के साथ आंध्र प्रदेश का विलय से हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुनिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, ये सही है। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, ये उपयुक्त सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। पीली क्रांति दलहन और तिलहन से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला है बुशमैन, यहाँ पहला है बुशमैन, तो बुशमैन हो जाएगा नामीबिया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बुशमैन का नामीबिया। ऑप्शन 4। पिग्मी, पिग्मी हो जाएगा जायरे, पिग्मी हो जाएगा जायरे। अब है एस्कीमो, एस्कीमो जो हो जाएगा ये हो जाएगा अलास्का, एस्कीमो अलास्का। गोंड, अब बच गया भारत, गोंड बच गया, तो एक ऑप्शन बच गया भारत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 103 आगे है। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ अधिक लगती है? किसकी सीमा भारत के साथ अधिक लगती है? तो यहाँ पर मेरे साथियों तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लगती है। बांग्लादेश जो है यहाँ पे 4096.7 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और चीन जो है चीन 3488 है, 3488 है। और पाकिस्तान के साथ जो है 3323 है, पाकिस्तान के साथ 3323। राइटिंग भी नहीं बैठता अच्छा से, पैड है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीन का जो है स्थलीय सीमा 3488 है और पाकिस्तान को 3323 किलोमीटर, और बांग्लादेश का सबसे अधिक 4096.7 किलोमीटर इसके स्थल सीमा लगती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसके अनुसार से जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104।
4 कहता है कि कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। जितना भी पेय पदार्थ है वो सारे जो है बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। कहवा पेय पदार्थ, चाय पेय पदार्थ, लेकिन रबर जैसे फसलें के पदार्थ नहीं, लेकिन रबर, चाय और कहवा पेय पदार्थ है और रबर भी फसलें बागानी कृषि से उगाई जाती है, रबर पेय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। किस जिले में सबसे अधिक लंबा जो है, पटना जिले में है 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर सबसे अधिक जो पटना जिला में है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पटना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर और बिहार में जो है 445 किलोमीटर, याद रखिएगा बिहार में 445 किलोमीटर है। और यह गंगा जो है बिहार में बक्सर के नज़दीक बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करता है। ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती प्रमुख नदी का उद्भव बैतूल जनपद से मुल्ताई के पास सतपुरा श्रेणी से होती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर लंबी है तथा 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जल बहकर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 कहता है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, याद रखिएगा। कोयला और खनिज तेल जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108 पे। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि की उस प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर 2 वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झीलों के किनारे गांव का विकास। झील के जो किनारे होगा गांव का जो विकास होगा वो चारों ओर से रहते गोल जैसा होता है, तो उसी को कहते हैं वृत्तीय आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो अगर जन्म दर रहेगा और कम से कम मृत्यु दर होगा तो जनसंख्या अधिक बढ़ेगा ही, जनसंख्या अधिक बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना। प्रमुख दिवस और तिथियां हैं, प्रमुख दिवस और तिथियां हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर कहता है, थोड़ा और छोटा करते हैं, तो मेरे साथी इसको मिलाइएगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला है कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, ये मनाए जाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस मनाए जाते हैं 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। विश्व आवास दिवस, विश्व आवास दिवस मनाए जाते हैं 3 अक्टूबर को मनाए जाते हैं विश्व आवास दिवस। आगे आते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो मनाए जाते हैं 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसके अनुसार से इसका आंसर बनाइए, तो उसके अनुसार से इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
हिमालय पर्वत श्रृंग, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया हिल, उत्तरी मैदान उपयुक्त, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये उत्तरी मैदान, जो मैदानी टाइप के होते हैं वहाँ पे रेलवे क्षेत्र लाइन बिछाने में सहायता होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर कहता है एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है। तो एल नीनो जो पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जल धारा है, क्या है, पेरू की पश्चिमी तट की गर्म धारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है एल नीनो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आग्नेय और कांतरी चट्टानों से। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। कौन सा बिहार का एकाधिकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट्स। पाइराइट्स जो है बिहार का सबसे एकाधिकार है। पाइराइट्स उत्पादन बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार में पाइराइट का उत्पादन रोहतास जिले में किया जाता है। यह मुख्य रूप से रोहतास के आमझौर में पाया जाता है। ये क्या कहा जाता है, पाइराइट कहाँ पर क्या जाता है, रोहतास में, ये रोहतास में किया जाता है और रोहतास की जगह हो जाता है आमझौर। याद रखिएगा आमझौर, आमझौर में किया जाता है। ठीक है, रोहतास के आमझौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम को 4 राज्यों का क्रम क्या है। घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम क्या है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसका तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि बिहार में सूची 1-2 को सूची 2 नगरों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का दीजिए। उद्योग है और नगर है, उद्योग है और नगर है, उद्योग और नगर को चुनना है इसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बताते हैं। जैसे कागज एवं लुगदी, कागज एवं लुगदी ये कहाँ होता है, कागज और लुगदी जो है डालमिया नगर में है। डालमिया नगर, कागज एवं लुगदी डालमिया नगर समस्तीपुर। ठीक है, इसका एक हो जाएगा सिगरेट, सिगरेट का जो हो जाएगा दिलावरपुर हो जाएगा और मुंगेर भी है। दिलावरपुर और मुंगेर ज़्यादा प्रचलित जो है मेरे साथियों ये है मुंगेर, और डालमिया नगर या समस्तीपुर। ठीक है, डालमिया नगर या समस्तीपुर, डालमिया नगर या समस्तीपुर। ठीक है, आगे चलते हैं प्लाईवुड, प्लाईवुड जो है हाजीपुर है, प्लाईवुड हाजीपुर है, जूट पूर्णिया है। तो उसके अनुसार से ऑप्शन इसका क्या होगा, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन 119 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार पार करती है। 2 बार कौन सा पार करती है, कांगो जो है 2 बार पार करती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वही लिम्पोजी नदी दक्षिण अफ्रीका मकर संक्रांति को 2 बार काटता है। याद रखिएगा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं कांगो या जायरे नदी। ये विषुवत रेखा को जो है कांगो या जायरे नदी 2 बार काटते हैं, और दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा 2 बार जो है लिम्पो नदी को काटती है। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ बता देते हैं रूस, रूस क्या है, इसको छोड़ के चलते हैं मैक्सिको, मैक्सिको चांदी सही है। बोल्विया, बोल्विया टीन का उत्पादन होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, और रूस जो है, रूस में होता है किसके, हीरा की, रूस में जो है हीरा की उत्पादन होते हैं। ठीक है, हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 कहता है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में संपत्ति का
मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है कृषि। हमारे आर्थिक स्रोत क्या है, कृषि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। उद्योग नहीं, प्राकृतिक संसाधन नहीं, लेकिन कृषि तो है, बेचारे एक भी तो है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों को कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि कॉफ़ी की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। कॉफ़ी की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी मेरे साथियों, तो भारत में कॉफ़ी प्लांट की शुरुआत जो है 1670 में हुई थी। कब हुई थी, पहले 1670 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और भारत में सूफी संत का बाबा बुदन द्वारा यमन से कॉफ़ी बीन्स भारत लाए गए थे। कॉफ़ी का पहला वृक्षारोपण 1840 में कर्नाटक में बाबा बुदन गिरी और उसके आसपास की पहाड़ियों के आसपास स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, 124 पंपास तथा स्टेपिज क्या है। पंपास तथा स्टेपिज क्या है, ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में सूती वस्त्र केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है। किस राज्य में सूती वस्त्र की सबसे अधिक केंद्र है, तो यह गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर 1। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु भारत के कुल सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का लगभग 60% भाग है। मुंबई को भारत का कपास पोलिस कहा जाता है। गुजरात महाराष्ट्र के बाद भारत में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि नीचे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। बताइए यह क्या दर्शाता है। यह जो है लघु ज्वार दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लघु ज्वार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी सौरमंडल के सभी ग्रहों से भिन्न है। इसका लगभग 70% हिस्सा जलमग्न है। ऐसे स्थानों पर जहाँ समुद्र जो है भूतल से मिलता है, वहाँ पर नियमित रूप से समुद्र का जल चढ़ता उतरता रहता है। जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है और नीचे आने की प्रक्रिया को भाटा कहा जाता है। वस्तुतः चित्र में पृथ्वी की एक ओर सूर्य और एक ओर चंद्रमा स्थित है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध पृथ्वी की जल को आकर्षित करती है, जिससे जो भी ज्वार भाटा आता है वह कमजोर और लघु प्रकार का होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लघु और ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, तो जो कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विसर्प। देखिएगा ये नदी जो है, ये नदी बह रहे हैं और एकाएक यहाँ पर मोड़ दिए, तो ये जो मोड़े हुए भाग को है, ये मोड़े हुए भाग को कहते हैं विसर्प। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। कौन सा साधन जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो ये जो वायुयान कहीं भी जा सकते हैं, दुर्गम स्थल पर भी जा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बल्कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये उपयोगी नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महबूब उल हक। 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अनेक अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री प्रमुखतया AK सेन तथा सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महबूब उल हक। कब किए थे, 1990 में, ठीक है, 1990 में, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम से जुड़े हुए अर्थशास्त्री थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों के दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं।
स्थल का एक संकरा भाग जो जो दो बड़े स्थलों भागों को जोड़ते हैं और एक दूसरे को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थल संधि। वो हो जाएगा स्थल संधि, और जहाँ पर जल एक दूसरे को जोड़ेंगे वो हो जाएगा जल संधि। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहता भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 1 तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने दल को नीतियों के बारे में सूचित करना कर्तव्य नहीं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 78 में, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 78 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये न्यूनतम सदस्य संख्या 60 ये सत्य नहीं है, बाद बाकी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं 3 पे। आगे क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन 137 कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं 38 पे। 138 कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? वो जो करते हैं मंत्रिपरिषद लिखित रूप से उसे घोषित करने की सलाह देती है तब करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 352, 368 और 360 के अनुसार राष्ट्रपति पूरे भारत या भारत के विशिष्ट भागों के लिए आपातकाल की घोषणा करेगा। हालांकि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकती है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह देने वाली एक लिखित सिफारिश की पुष्टि करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। इस तरह की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 352 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि राष्ट्रपति 139 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो मेरे साथी बताइएगा। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसका जो 139 ये विधान परिषद के निर्वाचित भाग नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। लोकसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 10वीं, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा को
तब निम्नलिखित में कौन सी मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और 21। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्याध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि जब किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 144 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद किया गया है 110 में। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, अनुच्छेद 110। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है। तो ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21 को समाहित किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 याद रखिएगा मेरे साथियों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए क्या करते हैं? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? इसका राइट आंसर है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि भारत के संविधान को निम्न में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी शिक्षा परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 2, 6ठी अनुसूची। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा मुख्यमंत्री विषय में सही नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। अब क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो ये हो जाएगा धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे साथियों इस सेट में आपका कुल कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे साथियों पहली बार है चैनल पर तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर वही बात कर रहे हैं आपको कि अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी वीडियो उपलब्ध है। आप प्रतिदिन क्लास देखिए, बुक अधिक पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। और समय भी कम है, अधिक से अधिक समय दीजिए। कोई भी काम हो 15 दिन 20 दिन के लिए आप रोक दीजिए, इससे कुछ नहीं होला। 15-20 दिन में आपका अगर एक सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेटलमेंट हो जाती है। साथियों बस आपसे यही नव निवेदन है और माता सरस्वती से यही आशीर्वाद है। ठीक है, तो बस फिर हम अगले मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।